चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस क्लास हम लोग स्टार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग समझेंगे कि स्टार की उत्पत्ति कैसे हुई और स्टार किस किस स्टेज से होकर के अपनी जीवन यात्रा को कंप्लीट करता है। तो प्यारे बच्चा, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि बिग बैंग के बारे में और उससे संबंधित साक्ष्य के बारे में। प्यारे बच्चा, जब बिग बैंग नामक घटना घटी तो मैंने आपको बताया था कि उससे विभिन्न प्रकार के गैसें निकली और विभिन्न प्रकार की एनर्जी रिलीज हुई। वह एनर्जी एक समय के पश्चात द्रव्य में यानी मैटर में तब्दील हुई, बदली और विभिन्न प्रकार के धूल कण अस्तित्व में आए। बच्चा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसका अपना कुछ ना कुछ ग्रेविटी होती है। तो जब स्टार्ट में जब जो धूल कण बने, जो गैसें बनी, उनके पास भी कुछ ग्रेविटी थी। उस ग्रेविटी के कारण वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और एक दूसरे की तरफ आने लगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल से एक गैस और धूल कण का एक बादल निर्मित हुआ। उसी बादल को निहारिका कहते हैं और यही निहारिका बाद में तारा के रूप में तब्दील होती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आदित्य और ले चलता हूँ आपको तारों की दुनिया में। प्यारे बच्चा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो स्वागत है आपका, और ऐसे भी स्वागत है, ठीक है। तो खूब मजे से वीडियो देखिए, आनंदित होकर के। आइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। तो बच्चा, बिग बैंग नामक घटना के बाद निहारिका का निर्माण कैसे होता है उसके विषय में मैंने अभी आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के धूल कण आपस में मिलकर के निहारिका का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन यदि कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो लिखेंगे क्या बेटा कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन धूल कण और गैस के बने बादल को निहारिका कहते हैं। इसके केंद्र में हाइड्रोजन पाया जाता है। यही बाद में स्टार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी क्या है निहारिका? तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, साथ में लिखते चलेंगे, साथ में लिखते चलिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन निर्मित निर्मित धूल कण व गैस के बादल को निहारिका कहते हैं। निहारिका कहते हैं। इसमें इसके केंद्र में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके केंद्र में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस पाई जाती है या होती है, करो होती है, कर लो, होती है होती है होती है। और इसमें नाभिकीय संलयन से ही, या फिर ये सब बाद में हमको बताएंगे, बल्कि ये लिख लीजिए आप क्या कि निहारिका यही बाद में यही बाद में स्टार या तारा में परिवर्तित होता है। परिवर्तित परिवर्तित होता है, तारा बन जाता है, तारे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये होता है क्या बेटा? ये होता है आपका नेबुला या निहारिका। इसमें हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और यही बाद में तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये होता है आपका निहारिका। ठीक है ना? किसके रूप परिवर्तित होता है बेटा? तारे के रूप में। बार बार मैं शब्द बोल रहा हूँ, तारा। और हम पढ़ने भी आए हैं क्या बेटा? तारे के बारे में, तारे की उत्पत्ति के बारे में, तारे के जीवन चक्र के बारे में, तारा किस किस स्टेज से होकर गुजरता है, तारा का निर्माण कैसे हुआ, यही सब तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो तारा तारा तारा, भैया तारा क्या है ये तो बता दो।
बताते जा रहे हो निहारिका होता है, बताते जा रहे हो यूनिवर्स होता है, ये होता है, भाई तारा पढ़ा रहे हो तो तारा बताओ तो सही। आइए देख लेते हैं तारा क्या होता है। तो बच्चा, जब इस निहारिका में, ये तो खैर एक प्रोसेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं केवल एक सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को पहले बता देता हूं कि तारे की डेफिनेशन क्या होती है। तारे का जब जीवन चक्र बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, तो मैं वहां आपको बताऊंगा कि क्या होता है, तारे का जीवन चक्र, किस प्रकार से तारा बनता है, ठीक है ना। तो अभी केवल ये समझो कि तारे की डेफिनेशन क्या होती है, तारा किसे कहते हैं। तो पहले मैं बोल देता हूं, फिर मैं लिखवा दूंगा। तारा वह स्वप्रकाशित आकाशीय पिंड है, या तारा वह आकाशीय पिंड है जिसमें स्वयं का ताप व प्रकाश ऊर्जा होती है। उसके ताप व प्रकाश ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हो रहे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन आपस में संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो रहे होते हैं और उससे उसे ऊर्जा निकलती है जिससे वह प्रकाशित होता है वह पिंड, इसलिए उस पिंड को तारा कहते हैं। ठीक है, यानी तारा वह स्वप्रकाशित आकाशीय पिंड है जिसमें गुरुत्व के अधीन प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। आप लिख सकते हैं इसको कैसे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तारा, तारा क्या है, तो तारा वह आकाशीय पिंड है, तारा वह आकाशीय पिंड है जिसमें स्वयं की प्रकाश ऊर्जा एवं तापमान होता है जिसका स्रोत उस पिंड के केंद्र में हो रहे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन आपस में संलयित होकर, ये हाइड्रोजन लिखिएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और वह पिंड, चलो ये सब छोड़ दो, ऊर्जा निकलती है ये हटा दो, ये भी यहाँ से हटाई दो, अभी ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको शॉर्ट पॉइंट में मैं आपको बता दूं, अर्थात तारा वह स्वप्रकाशित आकाशीय पिंड है जिसमें गुरुत्व के अधीन प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तारा वह आकाशीय पिंड है जिसमें स्वयं का तापमान व प्रकाश ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसका स्रोत उसके केंद्र में हो रहे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं। अर्थात तारा वह स्वप्रकाशित आकाशीय पिंड है जिसमें गुरुत्व के अधीन
प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं तारे के जीवन चक्र के बारे में। निहारिका बना ली, ठीक है। अब समझते हैं क्या कि तारे का जीवन चक्र क्या होता है। तारे का जीवन चक्र यानी क्या कह सकते हैं इसको, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार क्या होता है ये? जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, तारा किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इसी सबको ही तारे का जीवन चक्र कहते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि तारा का क्या होता है, तारे का निर्माण कैसे हुआ, किस किस स्टेज से होकर गुजरा है, यही सब होता है तारे का जीवन चक्र, और उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो समझ लो क्या होता है। क्या होता है, तारे की उत्पत्ति और उसके मृत्यु से संबंधित विभिन्न चरण को, विभिन्न स्टेजेस को ही क्या कहते हैं, तारे का जीवन चक्र कहते हैं। ध्यान से सुनिए, लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो, कि भाई तारे की उत्पत्ति और उसके मृत्यु से संबंधित जो चरण हैं विभिन्न, उन्हीं चरण को क्या कहते हैं, तारे का जीवन चक्र कहते हैं। बस, और इसमें कुछ नहीं है। क्लियर? इससे ज़्यादा तुमको समझने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? इतना ही समझ लो बस। और इसके विभिन्न स्टेजेज हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, कई सारे चरण हैं। चरण कौन से हैं? तो चरण में जो फर्स्ट चरण है उसे कहते हैं स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला क्या है? यह तारे की उत्पत्ति का प्रथम चरण है। इसमें निहारिका का निर्माण होता है और यही निहारिका बाद में तारे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए निहारिका को तारों की नर्सरी भी कहा जाता है। क्लियर? लिखना चाहेंगे? देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये क्या है, ये तारे के निर्माण का प्रथम चरण है। आप लिख लीजिए, तारे के निर्माण का प्रथम चरण है स्टेलर नेबुला, जिसमें निहारिका का निर्माण होता है, या आप लिख सकते हैं नेबुला का निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही निहारिका, और इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। यही निहारिका बाद में, यही निहारिका बाद में तारों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि यही निहारिका बाद में तारा बनती है, इसलिए इस निहारिका को तारों की नर्सरी भी कहा जाता है। तारों की नर्सरी भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ में आई कि नहीं? स्टेलर नेबुला क्या है? यह फर्स्ट स्टेज है, इसमें निहारिका का निर्माण होता है, यही निहारिका बाद में तारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए निहारिका को तारों की नर्सरी भी कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। क्लियर ना? समझते चलिएगा बातों को, आगे बढ़े। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो है, जो सेकेंड स्टेज है उसे कहते हैं बेटा प्रोटोस्टार। क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टेज क्या है? प्रोटोस्टार है। प्रोटोस्टार क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि नेबुला में क्या होता है, तो सारे कण आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और एक बादल का निर्माण करते हैं। बादल बन गया। अब बादल के केंद्र में क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है ना? बादल के केंद्र में क्या है? हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन बाद में संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होगा और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, और वही ऊर्जा क्या हो, वही ऊर्जा से वो पिंड प्रकाशित हो जाएगा, और वो जो पिंड प्रकाशित हो रहा होगा वो पिंड कहलाएगा तारा, और उसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहते हैं मुख्य क्रमक तारा, मेन सीक्वेंस स्टार। ठीक है, लेकिन इससे पहले की स्टेज होता है, एक अवस्था होती है जहां ये जो क्रिया होने वाली है, इसकी दशाएं उत्पन्न होती हैं, उसे कहते हैं प्रोटोस्टार। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन संकुचित हो रही या सिकुड़ती हुई निहारिका में, मतलब भाई साहब क्या कह रहा था मैं, बड़ा अच्छा, कि जब निहारिका में संकुचन होता है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, तब उसे प्रोटोस्टार कहते हैं। ये समझो बस। ठीक है, संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन निहारिका में
संकुचन होता है तब उसे प्रोटोस्टार कहते हैं। क्या लिखना चाहो तो लिख लो। गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब निहारिका में संकुचन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब इसे प्रोटोस्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार। अब सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज है कि भाई इसमें क्या होता है, जब सिकुड़ रहा होता है यानी कि उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण इसके नाभिक में, इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन होने की दशाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए प्रोटोस्टार को आदि तारा या भ्रूण तारा भी कहा जाता है। फिर से समझो क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि भाई प्रोटोस्टार में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन सिकुड़ती हुई निहारिका, मतलब निहारिका में जो संकुचन होता है तब उसे क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार कहते हैं। और मैंने कहा इसमें उच्च दबाव और तापमान के अधीन नाभिकीय संलयन होने की दशाएं निर्मित होती हैं, इसलिए इसे भ्रूण तारा या आदि तारा कहते हैं। आप लिखना चाहे तो नोट कर लीजिए, मैंने कई बार बोल दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक लाइन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रोटोस्टार को क्या कहते हैं बेटा? तो भ्रूण तारा या आदि तारा भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इसे भ्रूण तारा या आदि तारा कहते हैं। ये कहते क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, संकुचन, इसमें जो है नाभिकीय संलयन होने की दशाएं उत्पन्न हो रही होती हैं, इसलिए इसे भ्रूण तारा कहते हैं। या आप लिखना चाहो तो लिख लो, या मैं लिख ही देता हूँ, एक बार लिख दूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, है ना। जब गुरुत्व के अधीन प्रोटोस्टार में, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, कि जब गुरुत्व के अधीन निहारिका में संकुचन होता है तब इसे प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार कहते हैं, ठीक है। फिर क्या भाई मैंने कहा इसमें उच्च दबाव व तापमान के कारण नाभिकीय संलयन की दशाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसे आदि तारा या भ्रूण तारा भी कहते हैं। भ्रूण तारा भी कहते हैं। क्लियर? एक बार इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा? हमने निहारिका देख लिया, और क्या देख लिया बेटा? प्रोटोस्टार देख लिया। क्या देखा? प्रोटोस्टार। अब इस प्रोटोस्टार के बाद आता है बेटा, इसके बाद इसी दशा में अब क्या है कि इस चरण में उच्च दबाव और उच्च तापमान के कारण प्रोटोस्टार में संकुचन लगातार होता रहता है, जिससे इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन होने की दशाएं उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ, इसी प्रोटोस्टार में, जिसे हम भ्रूण तारा कहते हैं, इसमें संकुचन लगातार हो रहा है। और जब संकुचन लगातार हो रहा है तो इसके केंद्र में जो हाइड्रोजन है वो आपस में संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और वह गुरुत्व ऊर्जा को, जिसके कारण वो क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उस गुरुत्व ऊर्जा को वो संतुलित कर देती है, जिससे यह एक स्टेज में, एक अवस्था में लंबे समय तक रह सकता है। क्योंकि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा से और में क्या क्या होता है, ताप होता है, प्रकाश होता है। तो उस ताप और प्रकाश ऊर्जा के कारण वह पिंड प्रकाशित हो उठता है, और अब इसे मुख्य क्रमक तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रमक तारा कहते हैं।
इसे इंग्लिश में कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार। देखो इसमें क्या हुआ कि इस अवस्था में ये कैसे बना उसके विषय में मैंने अभी आपको बताया, तो उसके विषय में थोड़ा मैं आपको बता भी दूं कि इसमें जैसे ये प्रोटोस्टार था, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसमें लगातार जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था उसमें उच्च दबाव और तापमान के कारण, उच्च दबाव और तापमान के कारण, उच्च दबाव और तापमान के कारण जो हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला वो होता है रिएक्शन 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। ये आपस में जब संलयित होंगे तो हीलियम में परिवर्तित होंगे 2He4। और जब हीलियम में परिवर्तित होंगे तो इसमें क्या होगा, भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और ये जो एनर्जी निकल रही है हीलियम में परिवर्तित हो गए, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी क्या करती है, गुरुत्व ऊर्जा को संतुलित कर देती है। गुरुत्व ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो एनर्जी निकल रही ऊर्जा, जब ये जो दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ये बराबर हो गए तो अब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो संकुचन है वो रुक जाएगा। संकुचन क्या होगा, रुक जाएगा। अब ये जब संकुचन रुक जाएगा, संकुचन रुक गया, ऊर्जा लगातार निकल रही, उसके बाद भी जब ऊर्जा लगातार निकल रही है तो उस ऊर्जा के साथ क्या क्या निकल रहा है बेटा, तापमान एक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसके साथ साथ प्रकाश ऊर्जा निकल रही है। इस तापमान और प्रकाश ऊर्जा के कारण जो पिंड है वह पिंड प्रकाशित हो उठता है, प्रकाशित हो उठता है। और जब ये प्रकाशित हो उठता है तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा मुख्य क्रमक तारा या मेन सीक्वेंस स्टार। क्लियर? यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, अब मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं, इससे पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ले लिया होगा। अब आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए कि मुख्य क्रमक तारा में लिखिएगा कि इस चरण में संकुचन की क्रिया के अधीन, इस चरण में संकुचन की क्रिया के अधीन प्रोटोस्टार के केंद्र में, प्रोटोस्टार के केंद्र में उच्च घनत्व उच्च दबाव और तापमान के कारण हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, जो गुरुत्व ऊर्जा को, भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो गुरुत्व ऊर्जा को संतुलित कर देती है, जिससे वह पिंड इस अवस्था में लंबे समय तक रह सकता है, जिससे वह पिंड इस अवस्था में लंबे समय तक रह सकता है। अब देखो, लगातार ऊर्जा मुक्त होने के कारण, ऊर्जा के ब्रैकेट में लिख देना ताप प्लस प्रकाश ऊर्जा, मुक्त होने के कारण वह पिंड प्रकाशित हो उठता है। अब इस पिंड को मुख्य क्रमक तारा कहते हैं। अब इस पिंड को क्या कहते हैं, मुख्य क्रमक तारा कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर ना? ओके, तो थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइक कर दो वीडियो को, लाइक करो फटाफट से। देखिए प्रोटोस्टार बन गया, मुख्य क्रमक तारा तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी कि तारा का निर्माण हो गया है बेटा। किसका निर्माण हो गया है? तारे का निर्माण हो गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि जो तारा बन गया है इसका जो कलर है वो अलग अलग होता है। कलर जो है वो अलग अलग होता है, वो क्यों होता है, उसके कारण, किसके कारण होता है? तो तारों का रंग के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं, इसको हटा ही देते हैं। तारों का रंग किससे डिसाइड होता है? प्यारा बच्चा, जो मुख्य क्रमक तारा है, मेन सीक्वेंस स्टार है, उसके विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम सूर्य हमारे सबसे नजदीक तारा है, उसे जो हम देखते हैं तो वो पीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है,
फिर यदि हम रात में जो तारे दिखते हैं आसमान में, तो वो सब कैसे दिखाई देते हैं? नीले नीले, नीले दिखाई दे रहा है जी, है ना? तो नीला कैसे दिखाई दे रहा है भैया? और कौन कलर कहने देखा? नीला कहीं देखा था? ये भी समझोगे? इसको भी तो समझना जरूरी है ना। और क्यों कोई कलर क्यों नहीं दिखता है, तो समझिए थोड़ा सा, बताता हूं बेटा। सामान्यतः तारों का जो तापमान है वो 2800 केल्विन से 28,000 केल्विन के बीच होता है। जिन तारों का तापमान 2800 केल्विन होता है वे लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। ध्यान दीजिए, जिन तारों का तापमान 2800 केल्विन है वे लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं, और जिन तारों का तापमान 28,000 केल्विन या उससे अधिक है, 28,000 केल्विन या उससे अधिक है, वो आपके नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। देखो नीला रंग जो होता है वो बहुत ज्यादा तापमान का होता है। जैसे एलपीजी गैस आपके घर में जलती है ना, सिलेंडर, उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि भाई आप देखेंगे वो नीले कलर का दिखाई पड़ता है। और सुनिए, उसको छोड़ दीजिए, ड्रॉप इट। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि तारों का सामान्यतः तापमान क्या होता है? 2800 केल्विन से 28,000 केल्विन तक के बीच में होता है। और जिन तारों का तापमान 2800 केल्विन होता है वे लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना भाई? 2800 केल्विन या इससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है, यह इससे या इससे अधिक भी हो सकता है। मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा इसको। 2800 केल्विन, जिन तारों का तापमान 2800 केल्विन होता है वे लाल रंग के दिखाई पड़ेंगे। ठीक है? और जिन तारों का तापमान 28,000 केल्विन या उससे अधिक होता है वे नीले रंग के दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक नोट करके हम लोग ध्यान दे सकते हैं बात को, जो सूर्य के बारे में है, क्योंकि सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? सबसे निकटतम तारा है, और इसकी सतह का तापमान 6000 केल्विन है। यह पीले रंग का तारा है। कैसा है? पीले रंग का तारा है सूर्य। ठीक है, बात समझ में आई कि समझ में आई? इसका जो द्रव्यमान है सूर्य का, हाँ, द्रव्यमान वो जो है वो है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 30 kg।